तो पहला पार्ट शुरू करते हैं कि क्या वाई वी आर सिक, बीमार हैं ही क्यों। इसको थोड़ा समझते हैं, ये 10-15 मिनट में इसको फिनिश करूंगा। उसके बाद आएगा करना क्या होगा, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, करना क्या होगा। इन्होंने क्या किया इन बच्चों ने, देखिए मेरी किस्मत अच्छी रही कि भारत के अलावा वियतनाम में मैंने बहुत काम किया। उदाहरण के लिए मैं एक बीमारी ले रहा हूं फिलहाल, डायबिटीज। भारत में बोलते हैं कि 8.8% लोग डायबिटीज पेशेंट हैं, वियतनाम में बोलते हैं 5.5% लोग डायबिटीज पेशेंट हैं। भारत में ऐसा बोला जाता है कि मोटा जो होगा वो डायबिटीज हो जाएगी। वियतनाम में जाएंगे तो वहाँ ये प्रचलन है जो पतला हो जाएगा उसको डायबिटीज हो जाएगी। तो वियतनाम में डायबिटीज टाइप 1 बहुत कम है, यहाँ डायबिटीज टाइप 1 यानी कि छोटे बच्चों में इंसुलिन डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है। तो दो देश, बीमारी एक, लेकिन बीमारी के मायने वो अलग अलग। फिर एक तीसरा देश मलेशिया, यहाँ पे डायबिटीज 15.5% ऐसा उनके गवर्नमेंट के आंकड़े में है। यहाँ भी मेरा सेंटर है, लेकिन यहाँ पे पतली डायबिटीज भी है, मोटी डायबिटीज भी है, दोनों तरह के लोग हैं यहाँ पे। तो खैर, एक बार अगर किसी को डायबिटीज हो गया तो जीवन भर उसको दवा पे रहना पड़ेगा, ये बात दिमाग में घुसा दी गई है और आपने देखा भी है। तो ये हुआ कैसे, अभी याद रखिएगा मैं बात कर रहा हूं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उसके उदाहरण दे रहा हूं ताकि हमें ठीक कैसे होना है। डीआईपी डाइट वगैरह आपको पता ही है, लेकिन उसके आगे की बात में ठीक कैसे होना है वो मैं जब बताऊंगा तो ये सारे गुण, नॉलेज काम आएगा। ये जो दवाइयां हैं, डायबिटीज की बात कर रहे हैं, ये सारी दवाइयां जो आपको दी जाती हैं, आप लेते हैं, ये दवाइयां दुनिया में कब आई थी? ये ज़्यादातर दवाइयां 1960 से पहले की ये सारी दवाइयां हैं। एक ऐसा दौर जब कोई क्लिनिकल ट्रायल नाम की चीज़ नहीं होती थी। बस अगर कोई दवाई ब्लड शुगर को घटा रही है उसको दे दो, लेकिन हमारा जो गोल है ब्लड शुगर को, आंकड़े को मैच नहीं करना है। हमारा गोल है क्या करें कि हम स्वस्थ रहें, क्या करें कि हम लंबी आयु जिए, ये गोल है। गोल ये नहीं कि हमारा ब्लड शुगर का वैल्यू 100 होना चाहिए या 150 होना चाहिए। हमारे दिमाग में ये भी डाल दिया गया कि 100 होगा तो ज़्यादा अच्छा है, 150 होगा तो कम अच्छा है। पहले तो ये डाला, फिर ये भी डाला कि ये दवाई लेने से 100 हो जाता है तो इसका मतलब अच्छा है ऑटोमेटिकली। तो ये सारी दवाइयाँ पहले की हैं जब क्लिनिकल ट्रायल नहीं होते थे। क्लिनिकल ट्रायल आया 1962 कि पहले क्लिनिकल ट्रायल में देखा जाएगा जिनको दवा दी गई है उनकी आयु ज़्यादा लंबी है, उनका हेल्थ ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू जिनको दवा नहीं दी गई है, थोड़े से सैंपल में। उसके बाद फिर उस दवा को लागू करेंगे। ऐसा पहले, ऐसा अब होने लगा है। इसे कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जो 1962 में आया है। जो दवाइयाँ ऑलरेडी आ चुकी थी, सोचा इनको भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके देखा जाए, जिन लोगों ने दवा ली वर्सेस जिन लोगों ने दवा नहीं ली। दवा नहीं लेंगे तो ब्लड शुगर हाई रहेगा ना, दवा लेंगे तो ब्लड शुगर नीचे आ जाएगा। जब देखा गया तो यह पाया गया कि जिन लोगों ने दवा ली उनकी मृत्यु ज़्यादा जल्दी हो रही है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने दवा नहीं ली, ब्लड शुगर हाई रहा लेकिन इनकी मृत्यु उतनी जल्दी नहीं हो रही है। जितनी बार ट्रायल किया गया तब से लेके आज तक, आज 2022 तक, बार बार ट्रायल में एक ही नतीजा आया। ये सारे ट्रायल हैं। ट्रायल का नतीजा क्या कि जिन्होंने दवा ली उनकी मृत्यु और उनका हेल्थ ज़्यादा खराब है, मृत्यु जल्दी है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने दवा नहीं ली, ब्लड शुगर को बढ़े रहने दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाई ब्लड शुगर अच्छी बात है, लेकिन हाई ब्लड शुगर में दवा लेने से क्या होता है, और ज़्यादा हालत खराब होती है, और ज़्यादा आपके चांसेस मरने के बढ़ जाते हैं। तो ये ट्रायल का नतीजा है, दिस इज ट्रायल। ये सारे नतीजे आने के बाद क्या वो दवा बंद हुई? दवा तो बंद नहीं हुई। ट्रायल जो करते हैं दैट इज कॉल्ड मेडिकल साइंस, लेकिन दवा जो बेचते हैं दैट इज कॉल्ड मेडिकल इंडस्ट्री। तो मेडिकल इंडस्ट्री दवा बेचता है, मेडिकल साइंस ट्रायल करता है, राइट। तो जो भी आपको कंट्रोल होता है, आपको कंट्रोल करता है,
वो मेडिकल साइंस नहीं करता है, वो मेडिकल इंडस्ट्री करती है। मेडिकल इंडस्ट्री इज फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर द पीपल, राइट। तो ट्रायल का नतीजा सामने है, ये सारा लाइव है और ये रिकॉर्डेड भी, मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो ये कहीं से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि अब वो दवा लेते रहेंगे तो क्या है, आप बीमार कंसिस्टेंटली पड़े रहेंगे। बीमार रहने के लिए दवा ले रहे हैं, समझिए इसको। बीमार बनाने के लिए दवा दी जा रही है, समझिए इसको। और वो साबित है, ये रहा, ऑलरेडी प्रूफ है। इन प्रूफ को कोई नकार नहीं सकता। ये बड़े बड़े ट्रायल हैं, जितने भी ट्रायल है सारे लिख दिए मैंने यहाँ पे। जो मैंने एक दवाई के लिए, एक बीमारी के लिए बताया, यही चीज हर बीमारी के लिए मैं बता सकता हूँ। समय कम है लेकिन मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जांच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया की सबसे पुरानी दवा, 200 साल पुरानी, 250 साल पुरानी दवा पैरासीटामोल। ऐसा कौन है जिसने पैरासीटामोल कभी नहीं लिया? ले ही लेते हैं, टॉफी की तरह खा ही लेते हैं, राइट। पैरासीटामोल बुखार होने पे पैरासीटामोल देने से ज्यादा जल्दी वो ठीक हो जाएगा क्या, इन कंपैरिजन टू अगर दवा ना दिया? क्या दवा देना ज्यादा बेहतर आइडिया है इन कंपैरिजन टू दवा ना देना? जब भी कभी बुखार होता है, किसी को भी हुआ है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? पैरासीटामोल देते ही है ना। लेकिन क्या मेडिकल साइंस के किसी किताब में ये लिखा है कि दवा देना है आपको बुखार उतारने के लिए? अगर तो लिखा है, वो कहाँ लिखा है? और जो चीज लिखी है वो मेरे आपके सामने मैं रख रहा हूं। ये दुनिया में पैरासीटामोल के ऊपर जितने सारे ट्रायल हुए हैं, वो सारे ट्रायल आपके आंखों के सामने ये आते जा रहे हैं। ये सारे वो ट्रायल हैं जो मैंने आपको अभी दिखाया। ये सारे ट्रायल एक ही बात कहते हैं, बुखार होने के बावजूद जो दवा नहीं ले रहे हैं वो जल्दी ठीक हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन भी कम हो रही है। और जो लोग दवा ले रहे हैं वो लंबा बुखार चलता है, उन्हीं में से कुछ लोग मर जाते हैं। और अगर नहीं भी मरते हैं तो उनकी कॉम्प्लिकेशन लंबे समय तक हो जाती है। बल्कि ट्रायल का नतीजा ये कहता है, पैरासीटामोल इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ लिवर फेलियर। पैरासीटामोल लेते रहिए, फिर एक दिन आएगा जब लिवर फेल हो जाएगा। तब कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा कि लीवर जो आज आपका फेल हो गया, वो जो मैंने आपको पैरासीटामोल दिया था जब भी आप आते थे, उसकी वजह से हो गया। कोई नहीं बताने वाला। ये जो आप देख रहे हैं ये है मेडिकल साइंस, और जो हो रहा है हमारे आसपास दैट इज मेडिकल इंडस्ट्री। ये समझना पड़ेगा। तो जब किसी का लीवर फेल होता है, वो सोचता है कि ये मेरी किस्मत है। किस्मत नहीं है वो आप ट्रैप का हिस्सा हैं। सबूत ये रहा, यू आर पार्ट ऑफ द ट्रैप, राइट। तो मोस्ट डेंजरस मेडिसिन इन द वर्ल्ड पैरासीटामोल। दुनिया का सबसे डेंजरस दवाई अगर कोई है वो है पैरासीटामोल। ये मैं तो खैर बोल ही रहा हूं, ये मेडिकल साइंस खुद बोल रही है, खुद ही बोल रही है। एक काम कीजिए, आप सब किसी न किसी डॉक्टर को जानते हैं, जिसको भी जानते हैं, इस सेमिनार के बाद थोड़ी हिम्मत करके पूछिए उनसे, आप पैरासीटामोल देते हैं? आपकी किताब में कहां लिखा कि देना है? आप मुझे देखना है। एक बार तो पूछिए, कभी तो पूछिए। तो सवाल आएगा कि भाई अगर नहीं देंगे तो फीवर बढ़ जाएगा, सीजर आ जाएगा, उससे मर जाएगा वो। ये कहां लिखा है? इसलिए देना है आपको। ये कहानियां जो हैं वो एक अलग है, साइंस तो ये रहा। और अगर कहीं लिखा है तो दिखाओ, है ना। तो ये जो सवाल पूछना है आपको, ताकि आप ट्रैप से बाहर निकाल पाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझ पे भरोसा कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं आप जांच कीजिए, राइट। मैं एविडेंस दे रहा हूं, जांच आपको करना है, फैसला आपको करना है, राइट। भरोसा करेंगे तो आसान है, लेकिन आप जांच कीजिए। अब पिछले 2 साल में, अभी आपने सुना, आपने हमारे वीडियो भी देखे, पिछले 2 साल में जो हुआ, इतने लोग मारे गए, वो कैसे मारे गए? क्या किसी वायरस ने उसको मार दिया या कुछ और हुआ? तो ठीक होने के लिए आपको समझना होगा कि आप ठीक थे, लेकिन एक षड्यंत्र, बहुत ही सोचा समझा, उसमें ट्रैप हो गए। और वो ट्रैप इसलिए है ताकि आप लगातार एटीएम की तरह लगातार आप
एक उनका मंथली कुछ ना कुछ होता रहे। देखिए जैसे डायलिसिस के पेशेंट हैं, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस, 3 बार डायलिसिस। इंसुलिन के पेशेंट हैं, दिन में 3 बार इंसुलिन, दिन में 4 बार इंसुलिन। ट्रांसफ्यूजन के पेशेंट हैं, हफ्ते में 1 बार ट्रांसफ्यूजन, महीने में 1 बार ट्रांसफ्यूजन। तो ड्रग डिपेंडेंट बना दिया गया है। लगातार जब तक आप जिएंगे टैक्स भरेंगे, राइट। तो वो इस तरह का एक, ना तो मरने देंगे आपको, जो इंसान मरी गया उससे बिजनेस नहीं हो सकता, और जो इंसान हेल्दी है उससे भी बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस हो ही उसके साथ हो सकता है जो बीमार रहते हुए जिंदा रहे। समझ लीजिए इस बात को, राइट। तो यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, करना क्या होगा। ये सब तो कहानी हो गई, समझ गए। अब बाहर निकलने का रास्ता क्या है, समझिए इसको। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बात को पकड़ते हैं, एक छोर को पकड़ते हैं, क्योंकि ये मामला बड़ा कॉम्प्लेक्स है, समझना है आसान शब्दों में तो बहुत ज़्यादा शब्द नहीं हो सकते। खून, ब्लड एक को लेते हैं। हमारी बॉडी की जो भी हालत है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल खून का है। इम्यूनिटी है, राइट, या बॉडी का डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, सांस लेना है, सब कुछ खून से कनेक्टेड है। खून को पकड़ लेते हैं। आपका खून जैसा भी है वैसा आपका हेल्थ है, ये मान सकते हैं, मोटा मोटी, है ना। आपके खून को बदल दो, आपकी हेल्थ बदल जाएगी। आपके खून को खराब कर दूंगा तो हेल्थ खराब हो जाएगी, खून को फिर ठीक कर दिया हेल्थ ठीक हो जाएगी। खून को भी और थोड़ा और क्लोज चलते हैं, हीमोग्लोबिन ले लेते हैं। अनीमिया बोलते हैं जिनका HB कम हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात, कैसे पता चलेगा कि आप ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। जब भी आप किसी भी तरह की दवाई लेंगे, पैरासीटामोल लेंगे, डायबिटीज की दवा लेंगे, कीमोथेरेपी कराएंगे, रेडिएशन कराएंगे, एक बात होती है, वो ये कि आपका हीमोग्लोबिन धीरे 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 नीचे जाता है, कंसिस्टेंटली। समझ लीजिए ट्रैप में जा रहे हैं, राइट। हीमोग्लोबिन जहां भी था उससे नीचे जाता है, ऊपर नहीं आता, नीचे जाता है। जैसे रेडिएशन कराएंगे, राइट। ये सारे आंकड़े हैं, ये आंकड़ों से ये देखा गया है कि कैंसर वाले पेशेंट्स जब रेडिएशन कराते हैं, कीमोथेरेपी कराते हैं, एक चीज होती है, उनका हीमोग्लोबिन कम होता जाता है, कम होता जाता है। हीमोग्लोबिन कम होगा तो इंसान और ज़्यादा बीमार पड़ रहा है। ज़रा सोचिए, आपने कीमोथेरेपी इसलिए थोड़ा ना कराया कि आप और बीमार पड़ जाएं, आपने तो इसलिए कराया कि आप ठीक हो जाएं। लेकिन आंकड़े तो कुछ और कर रहे हैं, कह रहे हैं, और कंसिस्टेंटली कह रहे हैं। तो चाहे हम बात करें कैंसर की, चाहे हम बात करें डायबिटीज़ की, चाहे हम बात करें हार्ट डिजीज़ की, जब भी आप उसके रेस्पेक्टिव दवाइयाँ लेंगे, एक बात आप गौर से देखेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका HB डाउन होगा धीरे 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 धीरे, राइट। 1 साल, 2 साल, 5 साल में पहले से कम होता जाएगा। यानी कि आपको अंदर से खोखला करती जा रही है। तो जो इलाज आपके खून को खराब करता हो, वो इलाज कैसे हो सकता है, ये समझना पड़ेगा, राइट। तो अब करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है, हीमोग्लोबिन को और नीचे नहीं आने देना है, उसको ऊपर ले जाना है, इतना ही करना है। हमने उन बच्चों का यही किया, खून को, हीमोग्लोबिन को रोक देना है या ऊपर ले जाना है, नीचे नहीं आने देना। नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कीमोथेरेपी कराना पड़ेगा, रेडिएशन कराना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा ना, तभी तो नीचे आएगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वैक्सीन लगाने पड़ेंगे, राइट। ये ऑल दिस थिंग्स, पैरासीटामोल लेना पड़ेगा बार बार, राइट। तो हीमोग्लोबिन नीचे आना, ऊपर जाना, ये अपने आप नहीं हो रहा, कुछ करना पड़ रहा है आपको, दूषित करना पड़ रहा, तब हो रहा है, ऑटोमेटिक नहीं होता, राइट। अब कहानी समझिए बच्चे के एंगल से। छोटा बच्चा 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, बुखार होता है। हम भी बचपन में हमें बुखार हुआ। बुखार में अगर आप पैरासीटामोल लेंगे, बुखार को कम करेंगे, एक बार करके देखिए एक्सपेरिमेंट, तो आप सबका टेम्पररीली हीमोग्लोबिन कम होगा, टेम्पररीली हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। लेकिन हम मेजर नहीं करते, नापते नहीं उसको, फिर कुछ दिन बाद बॉडी दोबारा बना देती है उसको। अगर किसी को बुखार हुआ और छोटा बच्चा है वो, और अगर उसको पैरासीटामोल दिया गया, तो चांसेस है कि उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा।
ये भी चांस है कि वो ज़्यादा सेंसिटिव है तो ज़्यादा कम हो जाएगा। ऐसे में डॉक्टर चेक करेगा, अरे बच्चे का तो हीमोग्लोबिन कम है, वो क्या करेगा, अरे हीमोग्लोबिन बढ़ाओ, थोड़ा खून चढ़ाना पड़ेगा। खून चढ़ाना मामूली बात नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज लाइक ए ऑर्गन ट्रांसप्लांट, समझ लीजिए इसको, आगे समझाता हूं। अब जब खून चढ़ता है तो एक गड़बड़ होती है। जब भी रेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, रेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ने का एक साइड इफेक्ट है वो ये कि आने वाले 1 महीने में वो आपके हीमोग्लोबिन को और कम कर देता है। ये साइड इफेक्ट है, खून चढ़ने का ही साइड इफेक्ट है कि हीमोग्लोबिन को कम करेगा। इमीडिएट नहीं करेगा, 1 महीने बाद करेगा या 25 दिन बाद करेगा या 15 दिन बाद करेगा। अब 15 दिन बाद जब दोबारा हीमोग्लोबिन कम हो गया, अब डॉक्टर क्या बोलेगा, दोबारा चढ़ा दो। अब जब दोबारा चढ़ाया फिर क्या होने वाला है अगले 25 दिन में, उस चढ़ाने की वजह से एज ए पार्ट द साइड इफेक्ट दोबारा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। अब डॉक्टर क्या बोलेगा, अरे खून और चढ़ाओ, अब दोबारा चढ़ाएगा। फिर डॉक्टर बोलेगा कि ऐसा करो 25 दिन बाद आना, डॉक्टर को पता चल गया है 25 दिन बाद इसका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। और 25 दिन बाद फिर क्या बोलेगा, खून चढ़ाओ। अब वो जो पेशेंट के पिताजी वो बोलेंगे भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो गया। डॉक्टर ये नहीं बताएगा कि भाई ये जो बच्चे का हीमोग्लोबिन कम हो रहा है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हमने बताया था उसका साइड इफेक्ट, नो। या पहली बार जब कम हुआ था वो पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट था, नो। वो डॉक्टर बोलेगा आपकी वजह से कम हो रहा है, आपके जेनेटिक्स बेकार जेनेटिक्स हैं, आपके परदादा और उसके परदादा उन सब का जेनेटिक्स बेकार है। थैलेसीमिया माइनर और आपका बेटा थैलेसीमिया मेजर, समझ लीजिए इस बात को। तो डॉक्टर वो थोड़ा पढ़ा लिखा अगर होगा वो पेरेंट तो बोलेगा कैसे थैलेसीमिया माइनर और मेजर, मैं कैसे, मुझे तो खून नहीं चढ़ा कभी। नहीं थैलेसीमिया माइनर में चढ़ता नहीं है। आपको कैसे पता शक्ल देख के कि मैं थैलेसीमिया माइनर, आपके बच्चे को देख लिया ना तो आपके बारे में जान गया। तो इसका कोई टेस्ट होता होगा, हाँ टेस्ट होता है 60,000 का, कराओ। आप कराएंगे, आप बोलेंगे डॉक्टर ने बोल दिया, मान ही जाता हूं। आपको शॉकिंग लगेगा, बिल्कुल शॉकिंग लगेगा। वो जो 100 पेरेंट्स आए थे हमारे पास, उनमें से एक के पास भी कोई रिपोर्ट नहीं है, सबूत कि वो पेरेंट थैलेसीमिया माइनर है, एक के पास भी नहीं। हमने कहा आपने विश्वास क्यों किया, डॉक्टर ने बोला हमने मान लिया। कैसे, हम एक और डॉक्टर के पास गए, वो क्या बोलेगा, वही बोलेगा ना जो पिछली बार ने बोला है। 4-5 ने बोला, मान भी गए। तो अब जब मान गए तो अब क्या होने वाला है, जितनी बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जाएंगे उतनी बार खून घटेगा और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जाएंगे। तो ऐसा करते 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 अब सालों बीत जाएंगे तो एक बीमारी आ गई, थैलेसीमिया मेजर, राइट। एक बात समझिए, ये पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट है, हीमोग्लोबिन का कम होना। उस बात को छुपाने के लिए ये बोल दिया गया कि पेरेंट की गलती है, पेरेंट्स के जेनेटिक्स। अगर तो ऐसा जेनेटिक्स हैं तो मैं, लाइव है ये, ऐसे 100 पेरेंट्स को ले आता हूँ और उनमें 100 बाकी पेरेंट को भी मिक्स कर देता हूँ। आपको दुनिया का कौन सा टेस्ट है करके बताओ, इनमें से वो 100 कौन है जिनके बच्चे थैलेसीमिया, बता दो, राइट, बताओ। हाँ, तो वो 100 कौन है, तो ये चैलेंज करें, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि पता है कोई जवाब है ही नहीं। ये जो थैलेसीमिया, मैंने एक उदाहरण दिया, ये थैलेसीमिया के लिए है। इसी तरह से हर बीमारी का एक ढांचा बना के रख दिया है। मैं यहाँ बात कर रहा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो खतरे होते हैं वो सारे खतरे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी होता है। सबूत आपकी आंखों में सामने है। तो अधिकतर ऐसे बच्चे, उनकी आयु होती है करीब 23-24 साल, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। इसलिए नहीं कि वो हेल्दी नहीं है, इसलिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का साइड इफेक्ट ही ये है जिसकी उसको जरूरत कभी थी ही नहीं। समझिए इस बात को।
कोई पेरेंट जो बहुत अमीर हैं बोलते हैं हम बच्चे का बार बार खून चढ़ाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। तो क्या सोल्यूशन है? बोन मैरो ट्रांसप्लांट। एक बार करा लो छुट्टी, सही में छुट्टी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की कितनी कीमत है? 30 लाख रुपए। और 30 लाख रुपए देने के बाद, बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने के बाद, पहले 3 से 4 साल के अंदर 40% बच्चों का मृत्यु हो जाता है और 15 साल के अंदर सारे के सारे बच्चे मर जाते हैं। तो आपने वो कहानी सुनी थी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, कि रोज रोज एक एक अंडा का इंतजार कौन करे, 30 लाख एक ही दिन में ले लो ना। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से कोई फायदा होता है ऐसा कोई एविडेंस है ही नहीं। नुकसान होता है इसके एविडेंस जरूर है, फिर भी चल रहा है, राइट? तो फिर अगर कोई सोचता है कि ये मेरी किस्मत है, आपकी किस्मत सिर्फ ये है कि आपने ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, आपने विश्वास किया, ये तो है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब क्या करें? आज के बाद हमें क्या करना है, उस पे हम आ गए हैं। तो पहला पार्ट जो था मेरा, हम बीमार क्यों हैं, उसको मैंने भी एग्जाम्पल के तौर पे समझाया।